हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंडर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का क्लास 12th का लेवल 4 यूनिट, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था। यूनिट फर्स्ट का सेशन 3, सेशन 1 एंड सेशन 2 हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। और ये बुक क्या जी, हमारे कविता स्तीजा जी के द्वारा रिटन है बुक। DPEd, MPEd, MPEd, ठीक है जी। पोस्ट सबसे पहले डिप्लोमा होता है, फिर DPEd, उसके बाद यानी कि MSc MCA के इक्वलेंट जो डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है जी। अब हम चलते हैं यूनिट 1 सेशन 3। देखिए जल्दी से देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस देखिए बेटा अपने। ड्रिल और स्थिर मूल्यांकन क्या होता है, इनमें क्या अंतर है? किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने, समीक्षा करने और उपयोग करने के तरीकों को आंकलन करना यानी असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट का उद्देश्य यही होता है कि जहां आवश्यकता हो सुधार किया जा सके। स्थिर मूल्यांकन, एक स्थिर मूल्यांकन व्यक्ति द्वारा अपने पिछले अनुभवों से प्राप्त कौशल और ज्ञान का आंकलन करता है। यह कौशल और ज्ञान प्राप्त करने की व्यक्ति की क्षमता का आंकलन नहीं करता है, क्योंकि यह मूल्यांकन पूरा होने से पहले हुआ होगा। वर्तमान व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मूल्यांकन सामग्री स्थिर मूल्यांकन है। वे आमतौर पर या तो मानक संदर्भित या मानदंड संदर्भित प्रशिक्षण होते हैं। नेक्स्ट रहेगा ड्रिल मूल्यांकन। ड्रिल एक कक्षा तकनीक है जिसका उपयोग नई भाषा का अभ्यास करने के लिए किया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा किसी शब्द या वाक्य की मॉडलिंग करना और शिक्षार्थी उसे दोहराना शामिल है। ड्रिल और स्थिर मूल्यांकन में क्या अंतर है? स्टैटिस्टिक स्ट्रेच वे होते हैं जिनमें आप खड़े होते हैं, बैठते हैं या लेटते हैं और लगभग 45 सेकंड तक की अवधि के लिए एक ही स्थिति में रहते हैं। गतिशील खिंचाव नियंत्रित गतियां हैं जो आपकी मांसपेशियों, स्नायु बंधन और अन्य कोमल ऊतकों को प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए तैयार करती है। निर्धारण में एक महत्वपूर्ण अंतर स्थिर और गतिशील मूल्यांकन के बीच है। स्थैतिक मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता एक मूल्यांकन का संचालन करता है और उस मूल्यांकन पर व्यक्ति का प्रदर्शन मानदंडों या निर्धारित मानदंडों की तुलना द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक स्थिर मूल्यांकन व्यक्ति द्वारा अपने पूर्व अनुभवों से प्राप्त कौशल और ज्ञान का आलंकन करता है। यह कौशल और ज्ञान प्राप्त करने की व्यक्ति की क्षमता का आलंकन नहीं करता है, क्योंकि यह मूल्यांकन पूरा होने से पहले हुआ होगा। वर्तमान व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मूल्यांकन सामग्री स्थिर मूल्यांकन है। वे आमतौर पर या तो मानक संदर्भित या फिर मानदंड संदर्भित प्रशिक्षण होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक धावक को अपने साप्ताहिक कसरत में कौन से गतिशील अभ्यास शामिल करने चाहिए? बाधा गतिशीलता अभ्यास क्या है? आंसर, नीचे 5 गतिशील अभ्यास दिए गए हैं। प्रत्येक धावक को अपने साप्ताहिक कसरत में शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए। ए स्किप्स, दीवार अभ्यास, बाधा गतिशीलता, ठीक है जी, अभ्यास, बेंच जंप, हिल रन, हिल पहाड़ियों वगैरह पे रनिंग। बाधा गतिशीलता अभ्यास, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता रही है यहाँ पर। ये अभ्यास हर्डल्स यानी कि रास्ते में जो रुकावटें वगैरह होती है और स्प्रिट्स दोनों के लिए एक बेहतरीन वार्म अप के रूप में काम करते हैं। मेरी दो पसंदीदा विविधताएं लीड लेग, ठीक है जी, मतलब अपने दो पसंदीदा की इनमें से कौन से अच्छे उसको पसंद है वो बता रहे हैं। विविधता है लीड लेग और अल्टरनेटिंग लेग है। दोनों हिप फ्लेक्सर्स को खोलने का एक उत्कृष्ट काम करते हैं जो गतिशीलता में सहायता करते हैं। यह आमतौर पर महिला एथलीटों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं अपनी लड़कियों को हर दिन इन अभ्यासों के माध्यम से चलाता हूँ। एक अन्य कारण बाधा गतिशीलता अभ्यास सभी एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उन आंदोलनों को ठीक से निष्पादित करने के लिए कोर स्थितिकरण की आवश्यकता होती है। एक सीधा मुद्रा बनाए रखें और बाधा पर स्विंग करने के लिए अपने पैर को ऊंचा उठाए। अपने कुल्लों को मुड़ना नहीं चाहिए, आपके कुल्लों को मुड़ना नहीं चाहिए। पहले धीरे धीरे ड्रिल से गुजरे। जैसे ही आप आंदोलन के साथ अधिक सहज हो जाते हैं, गति उठाएं। नेक्स्ट देखिए जी, बच्चों के खेलने के लिए कौन कौन से गेम्स है विस्तार में बताएं। जब खेल की बात आती है तो यूनिसेफ किड पावर बच्चों की टीम निर्माण के महत्व को समझती है, और जब बच्चों के लिए खेल गतिविधियां तैयार की जाती है तो इसमें आमतौर पर प्राथमिक विद्यालय सहित सभी उम्र के लिए मजेदार बच्चों के खेल और अन्य विभिन्न बच्चों की खेल गतिविधियां शामिल है। इंडोर स्पोर्ट्स गेम्स, बच्चों के लिए बहुत सारी मजेदार खेल गतिविधियां हैं जिन्हें घर के अंदर
खेला जा सकता है। बारिश, बर्फ या यहाँ तक कि एक भीषण गर्मी की लहर के साथ, चाहे वह बहुत गर्म या ठंडा हो। कभी कभी इंडोर खेल बच्चों के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है। यहाँ बच्चों के लिए सबसे मज़ेदार इंडोर खेल गतिविधियाँ और खेल है। कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिए। गुब्बारा फुटबॉल। जाहिर है कि आप अपने परिवार के रहने वाले कमरे में फुटबॉल नहीं खेलना चाहते हैं। यही वजह है कि फुटबॉल का ये सुरक्षित संस्करण बच्चों के लिए एकदम सही इंडोर खेल गतिविधि है। यह खेल आसान है, बस एक लंबी आयत तालिका के बीच में एक गुब्बारा गिराएं और प्रत्येक टीम को दूसरे पक्ष के गोल की ओर फुटबॉल को उड़ाने का प्रयास करें। हुल्ला हूप। जबकि अधिकांश लोग सोच सकते हैं कि हुल्ला हूप एक एकल गतिविधि है, आप एक मज़ेदार बच्चों के इंडोर खेल गतिविधि के रूप में दूसरों के साथ हुल्ला हूप पूरी तरह से खेल सकते हैं। हुल्ला हूप का उपयोग करने वाली सबसे मज़ेदार टीम आधारित गतिविधियां दौड़ रही हैं। दो बच्चों को हुल्ला हूप से कताई करें और फिर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, चाहे वह दौड़े, शर्मीली या हेकी, झटकेदार फिनिश लाइन के लिए अपना रास्ता और फिर विजेता घोषित किया जाता है। फोम स्पोर्ट्स। फोम स्पोर्ट्स घर के अंदर के लिए एकदम सही है, क्योंकि ज़्यादातर फोम की वस्तुएं आपके घर के अंदर किसी भी खिड़की को नहीं तोड़ती हैं। अपने बच्चों को अपनी स्थानीय डिपार्टमेंट स्टोर में ले जाएं और एक फोम बास्केटबॉल, फोम फुटबॉल या यहाँ तक कि नेर्फ फोम गन लेना सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चों को फोम स्पोर्ट्स टॉयज़ के साथ घर के अंदर खेलने देते समय अपने घर में सीमाएं सुनिश्चित करें। बाहर, ये था जी इंडोर गेम्स। अब है जी आउटडोर गेम्स, बाहर खेले जाने वाले खेल। जब बाहर बारिश होती है तो इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा अपना खेल खेलना बंद कर दे या अपनी खेल गतिविधियों को समाप्त कर दे। बच्चे अभी भी बारिश में मस्ती कर सकते हैं। यह बच्चों के लिए सबसे अच्छा खेल है जबकि बाहर बारिश हो रही है। पिंग पोंग। क्या आप विश्वास करेंगे कि पिंग पोंग न केवल बारिश में खेलने के लिए ठीक है, बल्कि सूखने से भी ज़्यादा मज़ेदार है। बारिश में पिंग पोंग खेलना वाकई एक मज़ेदार गतिविधि है। जरूर बारिश थोड़ी विचलित करने वाली हो सकती है, खासकर यदि आपका बच्चा चश्मा पहने हुए है। हालांकि गेंद अभी भी अच्छी तरह से यात्रा करती है और पैडल पर काफ़ी अच्छी तरह से हिट करती है, यहाँ तक कि बारिश के कारण भी। नेक्स्ट जी फुटबॉल। निश्चित रूप से बारिश में फुटबॉल खेलना स्पष्ट रूप से कम सुरक्षित है और किसी वयस्क या रेफरी द्वारा बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। हालांकि बारिश में दौड़ना निश्चित रूप से एक रोमांचक अनुभव है, खासकर हवा में फेंके गए फुटबॉल का पीछा करते हुए। क्लैट पहनने की सिफारिश की जाती है ताकि आपके जूते जमीन पर अच्छा कर्षण बनाए रखें, जिससे आपके फिसलने की संभावना कम से कम हो सके। तैराकी, स्विमिंग। यहाँ एकमात्र तरकीब यह है कि इसके ऊपर बिना छत वाला एक आउटडोर पूल खोला जाए, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो यह निश्चित रूप से एक मज़ेदार बच्चों की खेल गतिविधि है। एक पूल में इधर उधर घूमना अपने आप में मज़ेदार है, लेकिन बारिश के साथ और पूल में लहरें पैदा करना भी प्राग पोषक हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी बच्चों के खेल जो आमतौर पर पूल में होते हैं या बारिश में बहुत अधिक रोमांचक होता है, चाहे वह मार्को पोलो, पूल बास्केटबॉल, चिकन फाइट्स, बीच बीच में बाल बंदर या सिर्फ एक पुरानी स्कूल तैराकी दौड़ हो, ये सभी बच्चे स्विमिंग पूल के खेल बहुत मज़ेदार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहसिक खेल क्या है और इसमें कौन कौन से बच्चे खेल सकते हैं? कौन कौन से खेल शामिल हैं? आंसर देखिए जी। कभी कभी आपको अपनी इंद्रियों को ताज़ा करने के लिए एड्रेनलाइन का झटका देना पड़ सकता है। एक अच्छा साहसिक खेल आपको फिर से जीवंत महसूस कराने में मदद कर सकता है। हमने भारत के सभी साहसिक खेलों की एक सूची तैयार की है। साहसिक खेलों की सूची। ट्रैकिंग भारत की पसंदीदा साहसिक गतिविधियों में से एक है। देश विविध स्थलाकृति के साथ धन्य है और इसमें पहाड़ी पठार, पहाड़ और गुफाएं हैं जो उत्कृष्ट ट्रैकिंग स्थलों के लिए बनाती है। कई अनूठे ट्रैकिंग विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि जॉस्कर चादर ट्रैक, जो आपको एक जमी हुई झील या भयानक ग्लेशियल रूपकुंड लेक ट्रैक पर लंबी पैदल यात्रा करवाएगा। बादामी गुफाएं। केविंग एक साहसी
केविंग एक साहसिक खेल है जिसने भारत में हाल के दिनों में आकर्षण प्राप्त किया है। गतिविधि आपको कुछ विशाल भूमिगत संरचनाओं के माध्यम में ले जाती है। हरे भरे जंगलों और खूबसूरत झरनों से होते हुए गुफाओं तक पहुंचना अपने आप में एक रोमांच हो सकता है। केविंग प्रमाणित पेशेवरों द्वारा किया जाता है और पूरी तरह से सुरक्षित है। पैरासेलिंग। पैरासेलिंग एक ऐसी गतिविधि है जिसमें आपको हवा के बीच में निलंबित कर दिया जाता है और एक पैराशूट से जोड़ा जाता है और एक नाव द्वारा खींचा जाता है। पैरासेलिंग आपको परिवेश का एक हवाई दृश्य प्रदान करता है जिससे आप इस स्थान को कैसे देखते हैं इस पर एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देता है। फ्लाई बोर्डिंग। फ्लाई बोर्डिंग एक जल आधारित साहसिक गतिविधि है जो यानी कि एडवेंचरस प्रोग्राम्स के बारे में सारा बताया गया है। साहसिक का मतलब एडवेंचरस, जो भारत में अपेक्षाकृत नहीं है। इसमें अनिवार्य रूप से एक स्केटबोर्ड जैसी संरचना होती है जो एक मशीन द्वारा संचालित होती है जो भारी बल के साथ उस पर पानी डालती है। बल आपको हवा में ले जाता है और आप सचमुच तैर रहे हैं। पानी के जोर से संचालित होते हैं। गोवा और गोकर्ण जैसे स्थान फ्लाई बोर्डिंग गतिविधियों की पेशकश करते हैं। स्काई डाइविंग एक ऐसा खेल है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है कि आप पंछी की तरह उड़ने का सपना देखते हैं। स्काई डाइविंग आपका पसंदीदा खेल है। शुरुआती एक प्रशिक्षक के साथ स्काई डाइविंग कर सकते हैं जो आपको पूरे प्रीफॉल के साथ माध्यम के साथ मार्गदर्शन करवाएगा। फ्लाइंग फॉक्स में शामिल होने से पहले सुपरमैन की तरह महसूस करेंगे। इस साहसिक गतिविधि में आपको एक ऊंचे स्थान से दूसरे कमरे में निलंबित कर दिया जाता है। प्रारंभिक बिंदु आमतौर पर एक ऊंचाई होता है जिसके बाद जब आप समापन बिंदु पर पहुंचते हैं तो गुरुत्वाकर्षण काम करता है। खेल बेहद मजेदार है। हम इसकी अत्यधिक अनुशंसा करते हैं स्पाइडरमैन की तरह जो है। ठीक है जी। नेक्स्ट है रॉक क्लाइंबिंग। विविध परिदृश्य के साथ भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहां आप इस गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग जिसे कुछ स्थानों पर बोल्डरिंग के रूप में भी जाना जाता है। क्या आपने विशाल अखंड चट्टानों पर चढ़ाई की है? खेल आपके धीरज की परीक्षा लेता है और इसके लिए यानी कि पेशेंस की परीक्षा लेते हैं। इसके लिए एक निश्चित स्तर की फिटनेस की आवश्यकता होती है। बंजी जंपिंग ये तो आमतौर पर आप सभी ने देखा ही है ना, लेक वगैरह पे। बंजी जंपिंग सदियों पुराना साहसिक खेल है। आप अपने पैर या छाती के चारों ओर बंधे हार्नेस के साथ एक गार्ड से कूद सकते हैं। आप तब तक फ्री फॉल में जब तक हार्नेस आपको एक शटगश नहीं देता है और शटगश ठीक है तब तक नहीं स्टार्ट होगा जो आपको फिर से ऊपर नीचे खींच लेता है। स्कूबा डाइविंग ये अपेक्षाकृत शांत साहसिक खेल है लेकिन फिर भी यह शारीरिक रूप से आकर्षक और रोमांचक है। स्कूबा डाइविंग आपको कुछ शांत समय पानी के भीतर बिताने देता है। प्रकृति की सुंदरता और समुद्री जीवन में चमत्कार करता है। आप साफ पानी के नीचे होने की भावना का अनुभव महसूस करते हैं। मोटरसाइकिलिंग यात्रा। यदि आप एक बाइकर हैं तो यह साहसिक गतिविधि निश्चित रूप से आपको मजे दे सकती है। एक मोटरसाइकिल यात्रा गतिविधि के साथ सौंदर्य का मिश्रण करती है। बाइकिंग टूर आयोजित करते समय आप अपने स्वयं के मार्गों का चयन करते हैं और साथी बाइकर्स को जानते हैं। आप लेह लद्दाख या स्पीति घाटी की बाइकिंग यात्रा में भाग ले सकते हैं। माउंटेन बाइकिंग एक साहसी गतिविधि है जिसने पिछले एक दशक में लोकप्रियता काफ़ी हासिल की है। पश्चिम बंगाल में सिंगालीला रिज जैसे ट्रैकिंग मार्ग अब एक लोकप्रिय माउंटेन बाइकिंग मार्ग भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। चुनौती गतिविधियों से आप क्या समझते हैं? इन गतिविधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर आंसर देखिए। इन चुनौती गतिविधियों के लिए छात्रों को सहयोग, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच में संलग्न होने की आवश्यकता होती है। एक चुनौती के दौरान प्रतिभागी प्रस्तुत परिदृश्यों के समाधान खोजने के लिए एक साथ, जैसे बिग बॉस वगैरह आते थे सीरियल ना, एक साथ काम करने में सक्षम होते हैं। शिक्षक पहले सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित करेगा और छात्रों के काम करने के लिए एक जगह स्थापित करेगा। त्वरित पैर निर्देश। अपने पैरों को कंधे चौड़ाई से अलग और अपने कूल्हों को कम करके एक एथलेटिक स्थिति में शुरू करें। अपने पैरों की गेंदों के माध्यम से धक्का दें और जल्दी से दौड़ें। सेट पूरा होने तक दोहराएं। फिगर 8 फिटनेस। निर्माताओं का यह भी उल्लेख है कि यह कसरत विधि तेज और प्रभावी है। इस विशेष कसरत पर ग्राहक समीक्षाओं के शोध के अनुसार नियमित उपयोगकर्ता अपने समग्र शरीर के वजन पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। बच्चों की बाधा चुनौती।
पारिवारिक गतिविधि मनोरंजन और प्रेरित करने वाले प्रदर्शनों के माध्यम से एक अधिक सक्रिय, साहसी और दृढ़ युवा पीढ़ी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए प्रतिबंधित है। रस्सी कूदना। एक औसत आकार के व्यक्ति के लिए रस्सी कूदने से 1 मिनट में 10 से अधिक कैलोरी भी बर्न हो सकती है, लेकिन सिर्फ रस्सी कूदना वजन कम करने में आपकी मदद करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। रस्सी कूदना एक आहार और व्यायाम दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है, जो आपके चयापचय को, मतलब आपकी जो पाचन क्रिया वगैरह होती है, ठीक है, चयापचय को संशोधित करता है और आपको तेजी से पाउंड गिराने में मदद करता है। एक बॉक्स में जुराब। यह चुनौती सटीकता फेंकने के बारे में है। आपको लक्ष्य करने के लिए केवल 3 लक्ष्यों की आवश्यकता है, जिस पर आप एक पंक्ति में एक दूसरे के पीछे सेट करते हैं। सबसे दूर का लक्ष्य 5 अंक का होगा, मध्य का लक्ष्य 3 अंक का होगा, निकटतम का 1 अंक का होगा। निकटतम लक्ष्य से लगभग एक बड़ा कदम दूर एक थ्रो लाइन नीचे रखें और अपनी 10 शौक गेंदों को नीचे रखें। फिर आपके पास मोजे को लक्ष्य में लाने के लिए 30 सेकंड है। अपनी सभी शौक गेंदों को फेंकने के बाद किसी भी लक्ष्य को जल्दी से इकट्ठा करें और थ्रो लाइन पर वापस आएं और 30 सेकंड समाप्त होने से पहले पुनः प्रयास अवश्य करें। स्पीड बाउंस चैलेंज। इस सप्ताह की चुनौती के लिए आपको बस एक छोटी सी जगह और एक वस्तु की आवश्यकता होती है, जिसे आप कूदने के लिए एक छोटी बाधा का उपयोग कर सकते हैं। लक्ष्य है कि आप 30 सेकंड में जितनी बार ये कर सकते हैं उतनी बार बाधा को पार करते हुए 2 फीट पर उतरकर कूदें। कूद चुनौती। प्रत्येक टीम के पास अधिक से अधिक छलांग लगाने के लिए 30 सेकंड का समय होगा और सभी को कम से कम एक बार कूदना होगा। प्रत्येक दौड़ के बाद टीमों को नई रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे अधिक छलांगे लगा सके। स्टार जंप। कार्डियोवास्कुलर, ठीक है जी, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज का एक और बेहतरीन रूप है। वे आपके दिल की धड़कन और आपके रक्त को पंप करते हैं। कार्डियोवास्कुलर व्यायाम सामान्य रूप से आपकी संपूर्ण फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। नियमित स्टार जंप के साथ अपनी हृदय गति बढ़ाने से आपकी एरोबिक क्षमता में लाभ होता है और आपका दिल मजबूत होता है। जैसे आजकल एरोबिक्स एक्सरसाइजेज भी चल पड़ी है। नेक्स्ट बेटा लघु क्वेश्चन देखिए, छोटे वाले। स्थिर मूल्यांकन क्या होता है? एक स्थिर आंकलन व्यक्ति द्वारा अपने पिछले अनुभवों से प्राप्त कौशल और ज्ञान का आकलन करता है। यह कौशल और ज्ञान प्राप्त करने की व्यक्ति की क्षमता का आंकलन नहीं करता है, क्योंकि यह मूल्यांकन पूरा होने से पहले हुआ होगा। वर्तमान व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मूल्यांकन सामग्री स्थिर मूल्यांकन है। वे आमतौर पर या तो मानक संदर्भित या मानदंड संदर्भित प्रशिक्षण होते हैं। ड्रिल आंकलन क्या होता है? ड्रिल एक कक्षा तकनीक है जिसका उपयोग नई भाषा का अभ्यास करने के लिए किया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा किसी शब्द या वाक्य की मॉडलिंग करना और शिक्षार्थी उसे दोहराता है। ड्रिल, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ड्रिल और स्थिर आंकलन में क्या अंतर है? स्टैटिक स्ट्रेच वे होते हैं जिनमें आप खड़े होते हैं और बैठते हैं और लेटते हैं और लगभग 45 सेकंड तक की अवधि के लिए एक ही स्थिर स्थिति में रहते हैं। गतिशील खिंचाव नियंत्रित गतिविधियां जो आपकी मांसपेशियों, स्नायु बंधनों और अन्य कोमल ऊतकों को प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतिशील ड्रिल का उपयोग करके विद्यार्थी की क्षमता कैसे बढ़ती है? आंसर, ड्रिल गतिशीलता विकसित करने में भी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए एक लोकप्रियता गतिशील ड्रिल बाधा ओवर है। इसके कई रूप है, लेकिन वे सभी एक विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जब एथलीट बाधा पर अपने पैरों को उठाते हैं तो यह उनके हिप फ्लेक्सर्स को खोलता है, उनकी मांसपेशियों को फैलाता है और कोर स्थिरीकरण को बल देता है। साथ ही साथ उन्हें कुल्लों के मध्य स्प्रिट के अक्सर अनजान स्थानांतरण को महसूस करने की इजाजत देता है। एक एथलीट कई गतिशील अभ्यास कर सकता है और प्रत्येक एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है। उनमें स्प्रिंट के ड्राइव चरण के निर्माण के त्वरण अभ्यास शामिल है। ब्लॉकों से बाहर आराम से विस्फोट करने के लिए अभ्यास शुरू करें और गति अभ्यास जीतने के लिए आवश्यक तेजी का निर्माण करने के लिए नीचे 5 गतिशील अभ्यास दिए गए। प्रत्येक धावक और साप्ताहिक कसरत में शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए। स्किप्स, दीवार अभ्यास, बाधा गतिशीलता अभ्यास, बेंच जंप, हिल रन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बाधा गतिशीलता अभ्यास क्या होता है? ये अभ्यास हर्डल्स और स्प्रिट्स दोनों के लिए एक बेहतरीन वार्म अप के रूप में काम करता है। मेरी 2 पसंदीदा विविधताएं लीड लेग और अल्टरनेटिंग लेग है। दोनों हिप फ्लेक्सर्स को खोलने के लिए उत्कृष्ट काम करते हैं जो गतिशीलता में सहायता करते हैं। यह आमतौर पर महिला एथलीट्स के लिए एक बड़ा मुद्दा है।
इसलिए मैं अपनी लड़कियों को हर दिन इन अभ्यासों के माध्यम से चलाता हूँ। एक अन्य कारण बाधा गतिशीलता अभ्यास सभी एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आंदोलनों को ठीक से निष्पादित करने के लिए कोर स्थितिकरण की आवश्यकता होती है। एक सीधा मुद्रा बनाए रखने और बाधा पर स्विंग करने के लिए अपने पैर को ऊंचा उठाएं। आप आपके कूल्हों को मुड़ना नहीं चाहिए, पहले धीरे धीरे ड्रिल से गुजरे। नेक्स्ट, डायनामिक स्ट्रेचिंग का क्या अर्थ है? डायनामिक स्ट्रेचिंग एक मूवमेंट आधारित स्ट्रेचिंग है। यह खिंचाव लाने के लिए स्वयं मांसपेशियों का उपयोग करता है। यह पारंपरिक स्थिर खिंचाव से अलग है, क्योंकि खिंचाव की स्थिति आयोजित नहीं होती है। डायनामिक स्ट्रेचिंग में सक्रिय आंदोलनों को शामिल करना शामिल है, जो मांसपेशियों को उनकी गति की पूरी श्रृंखला तक फैलाते हैं। ये अभ्यास अक्सर कार्यात्मक आंदोलनों का अनुकरण करते हैं और शरीर को अधिक गहन प्रशिक्षण के लिए प्रदान करने में मदद करता है। एक दौड़ के लिए तैयार करने के लिए, उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति घुटनों का व्यायाम कर सकता है और जो दौड़ने का एक सौम्य अनुकरण है। इससे पहले कि हम एक कड़ी मेहनत करें, हमारी मांसपेशियों को सक्रिय करना महत्वपूर्ण, जो अभी तक जागनी है और कार्रवाई के लिए तैयार है। डायनामिक स्ट्रेचिंग, जिसे पॉलीमेरिक स्ट्रेचिंग के रूप में भी जाना जाता है, में जॉगिंग, शफलिंग, जंपिंग और स्किपिंग जैसे व्यायाम शामिल है। ये गतिविधि हमारी मांसपेशियों को उनके कामकाजी तापमान तक गर्म करती है, हमारे शरीर को अधिक कठिन गतिविधियों के लिए तैयार करती है और हमें चोट से बचाती है। डायनामिक स्ट्रेचिंग स्टैटिक स्ट्रेचिंग से अलग है, जिसमें मांसपेशियों के तंतुओं को मुक्त करने और गति की सीमा बढ़ाने के लिए एक विस्तारित अवधि के लिए एक स्थिति धारणा करना शामिल है। डायनामिक स्ट्रेचिंग में निरंतर गति शामिल होती है, जो हमें समग्र कार्य और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करती है। कठिन कसरत या अभ्यास शुरू करने से पहले गतिशील हिस्सों पर 5 से 10 मिनट तक खर्च करके अपनी मांसपेशियों को तैयार करना सुनिश्चित करें। लगभग 10 फीट जगह नापें और ऊपर बताए गए अभ्यासों को पूरा करते हुए आगे पीछे करें। याद रखें कि यह गतिविधि आपके शरीर को गर्म करने के लिए है, न कि आपको थका देने के लिए है। 7th देखिए, दिशा परिवर्तन जूक ड्रिल का क्या महत्व है? एक बार जब आपका शरीर गर्म हो जाता है तो आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। जूक ड्रिल गतिशील आंदोलनों या अभ्यास करने का एक शानदार तरीका है, जिसे आप अपने खेल में निष्पादित करेंगे। प्रत्येक के बीच लगभग 5-6 फीट की जगह के साथ वस्तुओं को पंक्तिबंद करें। वस्तु की ओर दौड़े। जब आप करीब हो तो दिखाएं कि आप एक दिशा में दौड़ने जा रहे हैं, फिर जल्दी से दिशा बदलें और दूसरी तरफ जाएं। यहाँ कुंजी नकली है कि आपका एक तरफ जा रहे हैं। वस्तु के चारों ओर जाने के लिए दिशा के अपने पार्श्व परिवर्तन का प्रयोग करें। एक चुनौती के लिए ऊपर जूक ड्रिल से एक गेम बनाए। अपने दोस्तों, भाई बहनों या माता पिता को पकड़े। प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों को लगाए हुए 5-6 फीट की दूरी पर एक पंक्ति में खड़ा होता है। अपने लाइन अप की ओर दौड़े और उनके चारों ओर झुक करें। लाइन में लगे लोग धावक को टैग करने का प्रयास करें और टैग किए बिना अंत तक पहुंचने के लिए अपने दोस्तों को झुक करें। 8th क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन गेम खेल को रोमांचित कैसे बनाता है? खेल ज्यादातर अप्रत्याशित होते हैं, यही उन्हें खेलने के लिए इतना रोमांचक और मजेदार बनाता है। हमारा प्रदर्शन उन कौशलों पर निर्भर करता है कि जिनका हम अभ्यास करते हैं और विकसित करते हैं। हमारे प्रतिद्वंदी के कार्यों और जिस तरह से हम खेल पर प्रतिक्रिया करते हैं। हम किसी नाटक को जितना बेहतर ढंग से पढ़ते हैं और वो जितनी जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, हमारे प्रतिद्वंदी को हराने की संभावना उतनी अधिक होती है। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो इस प्रतिक्रिया गेम को एक दोस्त के साथ कॉलर के रूप में आजमाएं, खिलाड़ी के रूप में, फिर स्थान बदले और उन्हें चुनौती दे। चलाने के लिए बहुत सारे